बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। यानी जब पानी बहता हुआ किसी चीज़ से टकराता है तो वो कितनी फोर्स लगाता है। तो इसके बारे में देखें। वाटर एक्सर्ट्स फोर्स व्हेन इट स्ट्राइक्स विद एनीथिंग इन इट्स पाथ। जब वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ से टकराता है तो बेटा वो एक कुव्वत लगाता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अब वो यहाँ मिसाल ली गई है पानी। ठीक है, अब पानी के अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं, मसलन एनी फ्लूइड, जो गैसेस अगर वो हाई स्पीड से फ्लो कर रही हों तो बेटा सेम वो भी फोर्स लगाएंगी। ठीक है, तो ये जो वाटर है एज एन एग्जांपल यहाँ चूज़ किया गया है। इसके अलावा हम कोई भी गैस भी ले सकते हैं, तो ये जनरली लिखना चाहिए था बुक वालों को टेक्स्ट बुक में, फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो। तो इसका मतलब क्या है कि जब फ्लूइड बहता है, जिसमें पानी मिसाल के तौर पर लिया गया है, पानी इसलिए लिया गया है कि हम बहुत ज़्यादा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी एक आम जो है वो पाए जाने वाली चीज़ है, इसलिए इसको यहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ किया गया है। अब उसकी मिसाल से वजाहत करते हैं कि क्या उसमें फ़्लो होता है, किस चीज़ से वो जो है वो चीज़ें उसके अंदर कवर करते हैं। देखें, सपोज वाटर फ्रॉम अ हॉरिजेंटल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली विद वेलोसिटी v। आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द वॉल इट कम्स टू रेस्ट, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमें पहले से एक चीज़ मालूम है कि फ़र्ज़ किया कि पानी एक जो है हॉरिजेंटल पाइप से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है या ज़मीन की बिल्कुल सीध में जो पाइप आ रहा है उससे आ रहा है, और वो बिल्कुल अपने सामने नॉर्मली 90 डिग्री पर सामने आने वाली जो दीवार है, वॉल है, उससे टकराता है विद सम वेलोसिटी v, किसी भी वेलोसिटी v से। अब ज़ाहिर बात है जब वो पानी उससे टकरा जाएगा तो उसके बाद टकराने के बाद पानी के एक नॉर्मल केस में हम उसको आ जाता है कि वो रुक जाता है, नीचे फर्श पर गिर जाता है। जब वो फर्श पर गिरेगा तो उसकी बेटा वेलोसिटी फाइनल जो ज़ीरो हो जाएगी। अब इन दो केसेस पर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है बेटा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के फॉर्म में हमने न्यूटन जो सेकंड लॉ पढ़ा है, हम उसकी बात करें तो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। यानी कि क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जो फाइनल मोमेंटम है बेटा ये सारा जीरो हो जाएगा उससे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद, और हमारे पास एक ही वेलोसिटी बच जाएगी, वो जो इनिशियल वाली थी जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। लिहाजा सेम वही आ जाएगा एम वी, और ये माइनस साइन के साथ ये यहाँ पर बच जाएगा। अब ये वो फोर्स है जो पानी पर लगी है, दीवार ने लगाई है उसको रोकने में, उसके मोमेंटम चेंज करने में। ठीक है, अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमने अप्लाई करना है, जो हमारा टॉपिक था उसकी फोर्स निकालने के लिए। ये है दीवार वाली फोर्स जो दीवार ने लगाई है। तो अब वो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे टू फाइंड फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो ऑन द वॉल विच इज इक्वल टू द रिएक्शन ऑफ द अबव फोर्स, जो कि इस अबव फोर्स का रिएक्शन होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए ये जो दोनों फोर्सेस हैं बेटा ये मैग्नीट्यूड में इक्वल, देखें यहाँ इक्वल का साइन है, और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव जो न्यूटन थर्ड लॉ का है वो, और ये जो नेगेटिव है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वो जो दीवार ने फोर्स लगाई है वो यहाँ अप्लाई की है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा यहाँ प्लस आएगा एम वी ओवर टी। तो ये है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब इसके दो पार्ट्स हैं, यानी ये जो m ओवर टी है इसको हमने अलग से डील करना है, यानी इसको एक ही टर्म कंसीडर कर लेना है। और ये जो v है ये फ्लूइड की वेलोसिटी है या वाटर की वेलोसिटी है। अब ये एक ही टर्म कौन सी है, जरा तवज्जो से देखें सब लोग। दिस इज द मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड। यानी कि m ओवर टी क्या है बेटा, यहाँ पर तवज्जो से देखें, मैस ऑफ द वाटर फ्लो पर सेकेंड। फी सेकंड के अंदर पानी वाले बहने की तादाद, पानी के मैस की बहते हुए पानी की तादाद है। अब इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, यानी m ओवर टी मैस ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v विद वाटर स्पीड। फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोज इन अ पाइप 3 किलोग्राम पर सेकंड। यानी ये देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें बाकायदा बताया गया है कि पानी जो है वो 3 किलोग्राम यानी 3 किलोग्राम पानी फी सेकंड फ्लो कर रहा है, यानी ये m ओवर टी की वैल्यू दी गई है। एंड वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी 5 मीटर फी सेकंड से जीरो हो जाती है। बिल्कुल यही केस हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। सो द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कितनी होगी वो हम निकाल चुके हैं। ये m ओवर टी की जगह बेटा ये 3 और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वो 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें कि ये जो आपके पास m ओवर टी का यूनिट है वो है किलोग्राम पर सेकंड, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इन दोनों यूनिट्स को भी मिलाएं। नंबर्स का न्यूमेरिकल तो आप जानते हैं 15, न्यूमेरिकल के बाद जो यूनिट है किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं ये जो यूनिट जो है वो फोर्स का यूनिट बनता है, F इज इक्वल टू एम ए, जिसको आप न्यूटन कहते हैं। तो ये 15 न्यूटन आपके पास फाइनल इसका जवाब आएगा। तो एक ये टॉपिक था हमारा जो आज हमने पढ़ना था, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। और सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है बेटा वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या मतलब है, इन दोनों को साथ क्यों मिलाया गया है? इन ऑल आइसोलेटेड सिस्टम्स मोमेंटम चेंजेस ड्यू टू ऑल एक्सप्लोसिव फोर्सेस रिमेन कंजर्व्ड। तमाम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम की तब्दीलियां जो होती हैं, चाहे वो जितनी भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस अमल कर रही हों, वो मोमेंटम की जो तब्दीलियां हैं वो मुस्तकिल होती हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा। अब उसकी दो एग्जाम्पल हमें टेक्स्ट बुक में कोट की हुई मिल रही हैं, तो हम उन दो एग्जाम्पल को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन अ बॉम्ब शेल एक्सप्लोड्स इन एयर, जब कोई बॉम्ब या कोई खोल हवा में फटता है, एक्सप्लोड इन एयर, हवा में फट जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें कि एक बॉम्ब जो है जिसका मोमेंटम एम वी है वो ऊपर से गिर रहा है। अब वो जहाँ पर आकर जब फटेगा तो बेटा उसके दो फ्रैगमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। आसानी के तौर पर सिर्फ दो हैं, वरना उससे भी ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ दो फ्रैगमेंट दिखाए गए हैं ताकि हम इसको सिंपल केस में समझ सकें। अब उसका इनिशियल मोमेंटम या जो बॉम्ब का मोमेंटम वो है एम वी, और वो जो जिस मोमेंटम से फ्रैगमेंट अलग हुए हैं वो यहाँ पर इन वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है उससे शो किए गए हैं, ये इन फ्रैगमेंट के मोमेंटम। अब जब इन फ्रैगमेंट के मोमेंटम को हम हेड टू टेल रूल से से वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लेके आते हैं, वेक्टर फॉर्म में इनका सम लेते हैं, ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर ही आ जाता है। यानी कि जब हम इन दो मोमेंटम को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर आ जाएंगे, ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर आ जाएंगे। अब इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब है मोमेंटम चाहे एक्सप्लोसिव फोर्सेस में है चाहे वो नॉर्मल किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिखा है, सपोज अ बॉम्ब इज फॉलिंग इन इट्स वे, इट एक्सप्लोड्स, कि अपने रास्ते में ही वो फट जाता है, into two pieces, दो टुकड़ों में, the momentum of the bomb fragments combined by the vector addition is equal to the original momentum। जब हम इन दो फ्रैगमेंट के मोमेंटम को जमा करते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए से वेक्टर एडिशन से, तो ओरिजिनल मोमेंटम ही आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये है कि एग्जाम्पल जो कि बॉम्ब शेल की है। और दूसरी की एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, वो है फायरिंग फ्रॉम अ गन। जब किसी बंदूक से, किसी राइफल से गोली चलाई जाती है, फायर किया जाता है, तो देखिए क्या होता है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद हाई स्पीड वी। बुलेट जो है वो हाई स्पीड वी से आगे की तरफ मूव करती है, एंड गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, और बंदूक या राइफल जो है वो पीछे की तरफ झटका खाती है। इन दिस वे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन कंजर्व, और इस तरह टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि गोली जिस मोमेंटम से आगे की तरफ जाती है बेटा, गन उसी मोमेंटम से पीछे की तरफ झटका खाती है। दोनों का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से जब वो आपस में टर्म्स ऐड होंगी तो आपके पास वही जो गोली चलने से पहले का मोमेंटम था, और गोली चलने से पहले का मोमेंटम वो जीरो है, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट पर थी और गन भी रेस्ट पर थी। तो गोली चलने से पहले का मोमेंटम जीरो और बाद वाला अपोजिट होने की वजह से, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से, देखें जब मैं इस टर्म को इधर लेके आता हूं तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो बता रहा है कि ये इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन, और अपोजिट है, नेगेटिव साइन से पता चलता है अपोजिट है। अब ये बड़ा एम मैंने यहाँ गन या राइफल के मास को जाहिर करने के लिए लगाया है, और वी प्राइम जो है वो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसके लिए, और ये बुलेट का मास और ये बुलेट की वेलोसिटी, ये दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन निकाल सकते हैं, जो कि आपके सामने वी प्राइम की फॉर्म में आएगी, जो माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर, ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल है। आई होप आपको ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गए होंगे बेटा।